आज हम एक ऐसी नदी के बारे में बात करेंगे जिसे प्राचीन ग्रंथों में गंगा की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है जब गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई तो उसके 6 प्रवाह थे, जिनमें से वह भी एक नदी थी जिसकी आज हम बात करेंगे। प्राचीन काल से आज तक उस नदी की पूजा होती आ रही है और 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक भारत की नहीं विश्व की प्राचीनतम सभ्यता का विकास हुआ है और उस नदी के नाम पर ही भारत का नाम हिंदुस्तान और इंडिया पड़ा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना चौहान जिस नदी के बारे में बात कर रही हूँ आप समझ चुके होंगे। हिमालय के पश्चिम में एक नदी बहती है जिसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है और वह बहुत बड़े भूभाग को घिरे हुए है। इस भूभाग को सिंधु घाटी कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक एक सभ्यता का विकास हुआ था जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी। सिंधु नदी के नाम पर ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा क्योंकि जब अरब व्यापारी भारत व्यापार करने आते थे तो इस सिंधु प्रदेश को, जिसे हम सिंध प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, इस सिंध प्रदेश के नाम पर ही भारत को वो हिंद प्रदेश कहने लगते थे क्योंकि फारसी में स ध्वनि है में तब्दील हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिंधु नदी के नाम पर ही अरब वासियों ने भारत को जो हिंदू कहा और हिंदू के नाम से ही जो सिंधु नदी के पूर्व का जो क्षेत्र था उसे हम हिंदुस्तान कहने लगते हैं। इसी तरीके से जब यूरोप वासी भारत में व्यापार करने आते हैं तो सिंधु नदी के नाम पर ही भारत को इंडिया कहने लगते हैं क्योंकि भारत को कहने लगते हैं क्योंकि सिंधु को यूनानी में इंडस के नाम से जाना जाता है। इंडस का लैटिन में अर्थ होता है इंडियन। इस तरीके से हम देखते हैं जो इंडस रिवर है उसी के नाम पर देश का नाम इंडिया पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जो सिंधु नदी है उसका उद्गम क्षेत्र कहां है और वो कौन कौन से देशों में बहती है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो आपके तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है एक ग्लेशियर जिसे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं। आप इस चित्र में देखना बहुत अच्छे से दिया हुआ है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है तिब्बत में। और दमचोक एक जगह है आपके जम्मू कश्मीर में, वहां से भारत में एंटर करती है। तो कहने का मतलब है कि दमचोक से भारत में एंटर करती है और भारत में एंटर करते हुए चिल्लास नामक जगह से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। जब चिल्लास नामक जगह से पाकिस्तान में एंटर करती है तो इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये पांचों की पांचों नदी मिठान कोट के निकट सिंधु नदी में आकर मिल जाती हैं और उसके बाद जो सिंधु नदी है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और सिंधु नदी आपकी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि सिंधु नदी कौन कौन सी श्रेणियों के मध्य से बहती है, तो आपकी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी की और भी सहायक नदियां हैं जैसे कि गिलगट है, शोक है ना, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिंधु नदी कहां कहां जाती है और किस तरीके से आपकी बह रही है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं सिंधु नदी की, तो हम सबसे पहले बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। ठीक है, जो झेलम नदी है आपकी, झेलम नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में जो शेषनाग झील के पास बेरीनाग झरना है वहां से झेलम नदी निकलती है। और झेलम नदी वहां से निकलते हैं रास्ते जो आपकी वूलर झील है, वूलर झील से होते हुए मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है। इस तरीके से हम देखते हैं जो झेलम नदी है भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है और पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह नदी चिनाब की भी सहायक नदी है। ठीक है, तो झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की भी सहायक नदी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि झेलम नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? शेषनाग झील के निकट बेरीनाग झरने से है और कहां पर मिलती है?
ये चिनाब नदी से मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी कौन कौन सी है, मतलब ये सहायक नदी है झेलम, चिनाब और सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। और यह है भारत और पाकिस्तान में बहती है। उस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में झेलम नदी को विविस्ता के नाम से जाना जाता है, जबकि पंजाब में बीहट के नाम से जाना जाता है, कश्मीर में व्यर्थ के नाम से जाना जाता है, और ग्रीक भाषा में जो अर्थ है झेलम का वो है हाइडेपिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी के कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो मुस्लिम इतिहास लेखक ने इस नदी को झेलम कहा था। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले इस नदी को झेलम किसने कहा था, तो मुस्लिम इतिहास लेखकों ने इस नदी को सबसे पहले झेलम कहा था, क्योंकि यह पश्चिमी पाकिस्तान की प्रसिद्ध एक नगर झेलम के निकट बहती है, ठीक है। पाकिस्तान में एक बहुत ही विख्यात नगर है झेलम, उसके निकट बहती है, इसलिए इसे झेलम नदी कहा था। और नगर के पास ही नदी को पार करते हुए शाही घाट और शाही गुज्जर बना हुआ है। और इस तरीके से हम देखते हैं जो झेलम की सहायक नदी है वो किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। अब जो झेलम नदी है उसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। और जो आपका श्रीनगर है, श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। और जो आपका प्राचीन काल में झेलम नदी को विविस्ता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये झेलम नदी का आपका मैप दिखाया गया है, तो इसलिए इस तरीके से झेलम नदी आपकी निकल रही है और आके ये चिनाब नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। ये पूरा आपका मैप में दिया हुआ है, आप मैप में अच्छे से देखना। अब हम बात करते हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सिंधु नदी की जो पंच नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी है, तो वो आपकी चिनाब नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। और यह नदी लाहौत में बड़ा लाचा दर्रे के निकट, मैंने भी आपको बताया, चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के मिलने से क्या होती है, बनती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आपकी चिनाब नदी है, जो चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बनती है। ये चिनाब नदी का आपका मैप दिया हुआ है, इसे अच्छे से देखना। ये छोटे छोटे मैप दिए हैं, ये चंद्रा भागा नदी के मिलने से बनती है। अब हम बात करते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका हिमाचल प्रदेश में कांडला जिले के रोहतांग दर्रे के निकट है। और यह पंजाब की पांचों नदियों में जो सबसे छोटी नदी है वो आपकी रावी नदी है, जो कहां से निकल रही है, आप इस मैप में देख रहे हैं, रोहतांग दर्रे से निकल रही है, ठीक है। ये आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये मैप दिया है, रोहतांग दर्रे से आपकी कैसे रावी नदी निकल रही है। अब है व्यास नदी। व्यास नदी का जो पुराना नाम है वो अर्जिकिया या विपाशा के नाम से जाना जाता है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता है। और व्यास नदी कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। और व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में है। जो व्यास कुंड कहां पर है, वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित रोहतांग दर्रे में है। और व्यास नदी जो आपकी सतलज नदी है, सतलज नदी से हरी के बैराज नामक स्थान पर आकर मिल जाती है, जैसे कि इस मैप में दिखाया हुआ है। ये सतलज नदी बह रही है और सतलज नदी में व्यास नदी आकर मिल जाती है, हरी के बैराज नामक स्थान पर मिलती है। और हरी के बैराज से ही आपकी जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो निकाली गई है, जो आपके 3 राज्यों में बहते हुए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचती है। और इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से ही राजस्थान में आपकी हरित क्रांति आई है। तो इंदिरा गांधी कैनाल कहां से निकली है, जहां पे आपकी सतलज और व्यास नदी आकर मिलती है। व्यास नदी ये आपका दिखा दिया है। तो व्यास नदी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में एक बार मिलता है। व्यास नदी पंजाब में और हिमाचल में बहने वाली एक मुख्य नदी है और पंजाब की 5 सहायक नदियों में से एक नदी जो है आपकी व्यास नदी है। इस तरीके से मैप में दिखाया हुआ है कि व्यास नदी आपकी कैसे निकल रही है, आपकी रोहतांग दर्रे के निकट से निकल रही है।
अब हम बात करते हैं सतलज नदी के बारे में कि सतलज नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है और ये भारत में एंटर कहाँ से करती है। तो सतलज नदी का उद्गम क्षेत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से है, जहां पर सतलज नदी को लेंग चेंग खम्बाव के नाम से जाना जाता है। और सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रे से एंटर करती है। और जो सतलज नदी है, सतलज नदी में ही आपकी व्यास नदी आकर मिलती है, और जहां पर व्यास नदी आकर मिलती है वहां पर एक जलाशय का निर्माण किया गया है जिसे गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। और यहीं पर भागड़ा और नागल नाम के 2 डैम बनाए गए हैं, और इन डैम से जो पन बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिससे पंजाब और आसपास के राज्यों को उसकी सप्लाई की जाती है। तो यह नदी पंजाब, इस तरीके से हम देखते हैं कि इसी नदी के किनारे भागड़ा नागल 2 डैम बनाए गए हैं, और यह नदी पंजाब में वैस्ट दोआब और मालवा को विभाजित करती है। ठीक है, और इसी नदी में मैंने आपको बताया कि व्यास नदी आकर मिलती है सतलज नदी में हरिके बैराज नामक स्थान पर, और हरिके बैराज नामक स्थान पर मिलती है। और दूसरी चीज ये है, यहाँ से ये दक्षिण और पश्चिम की ओर मुड़कर भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए आपकी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। दूसरी चीज ये है कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी को ऋग्वेद के नदी सूत्र में सुतुद्री नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वैदिक काल में ये कहा जाता है कि जो सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी सुतुद्री यानी कि सतलज नदी में ही आकर मिलती थी। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो आपकी सतलज नदी में आपकी व्यास नदी भी मिलती थी प्लस सरस्वती नदी भी मिलती थी, क्योंकि आज सरस्वती नदी बहती नहीं है, लेकिन उस समय माना जाता था कि सरस्वती नदी बहती है। और सुतुद्री का अर्थ है 100 शाखाओं वाली। ठीक है, 100 शाखाओं वाली माना जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आपकी सतलज नदी है, सतलज नदी तिब्बत में जो आपकी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है और भारत में सिपकिला दर्रे से एंटर करती है, और जब एंटर करती है तो फिर आगे चल के व्यास नदी आकर इसमें मिल जाती है, और जो कहाँ मिलती है, हरिके बैराज नामक स्थान पर मिलती है। और हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है, जो कि आपकी पंजाब, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से में जाकर बहती है, और इस इंदिरा गांधी कैनाल के कारण ही राजस्थान में हरित क्रांति आई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी के कारण भारत में आपकी कैनाल का विकास हुआ है, और जिसके कारण तिब्बत में राजस्थान में आपकी हरित क्रांति आ पाई है। तो ये सतलज नदी आगे जाके आपकी किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदी हैं, जिनके बारे में हमने अभी बात करी है। 5 कौन कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। ठीक है, ये आपकी 5 सहायक नदी हैं, और ये 5 सहायक नदी जिन्हें पंच नदी के नाम से जाना जाता है, और ये 5 नदियां मिठान कोट के निकट सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं, और मिलने पर क्या होगा कि ये फिर आगे जाके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है, यानी कि कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो झेलम नदी है भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, और दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया था कि जो ये 5 नदियां हैं, इन 5 नदियों में जो सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की, वो आपकी चिनाब नदी है। दूसरी चीज ये है कि जो 5 नदी मैंने आपको बताई हैं, इन 5 में से जो 4 नदी हैं वो भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती हैं, लेकिन जो आपकी व्यास नदी है, व्यास नदी केवल भारत में बहती है, पाकिस्तान में नहीं बहती है, क्योंकि व्यास नदी सतलज नदी में आकर मिल जाती है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है 5 नदी में से व्यास नदी भारत में बहती है, पाकिस्तान में नहीं बहती है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आपकी सिंधु नदी और उसकी पांचों सहायक नदियों को हमने विस्तार से देखा है। ये एक एक मैप बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये आप सारी देख लेना। और सिंधु नदी, ये क्वेश्चन भी आता है किस कौन कौन सी श्रेणी के मध्य से बहती है, तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती है। ये नॉर्थ से साउथ की ओर लगाने के लिए भी आता है कि लद्दाख, सिंधु नदी और जास्कर श्रेणी का नॉर्थ से साउथ की ओर क्या है, क्रम लगाइए। तो सबसे पहले लद्दाख श्रेणी आएगी, फिर सिंधु नदी आएगी, फिर आपकी जास्कर श्रेणी आएगी। तो इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की ओर ये आपका क्रम भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे डायग्राम अच्छे से देखना। ये पूरी सिंधु नदी और उसकी पांचों सहायक नदियां दी हुई है। ठीक है, और इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो बताना, और आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं जो भी आपको दिक्कत हो। ठीक है, और